अगेन बेटा हमारे पास टाइम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो देख लें अभी से, फिर आपने इसे सॉल्व भी करना है, आपने इसे सॉल्व करके मुझे सेंड भी करना है। ये वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में, कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है कंप्रेसिबिलिटी पे और इनर्शिया यानी डेंसिटी पे। तो हमारे पास न्यूटन के अकॉर्डिंग फार्मूला बनता है v इज इक्वल टू ई ओवर रो अंडर रूट। जिस भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई कम होगा उसकी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा है डेंसिटी। जो मीडियम ज़्यादा डेंसर होता जाएगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी डेंसिटी बढ़ने से। और जिस मटेरियल की स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होती जाएगी, सॉरी जिसकी डेंसिटी, जिस जो मटेरियल लेस डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी के साथ जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका इन्वर्स रिलेशन है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसी लिहाज से उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होता है। इसलिए सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस की डेंसिटी तो कम होती है, उस लिहाज से उनकी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी जो उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी कम होता है। इसलिए सिर्फ ई ओवर रो की रेशियो जो है वो सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होती है तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, और गैसेस के लिए ई ओवर रो की रेशियो जो है वो कम होती है, इसलिए उनमें स्पीड ऑफ साउंड भी गैसेस में क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। उसके बाद न्यूटन ने जो कैलकुलेशन की थी, न्यूटन ने अज्यूम किया था कि जब साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल करेगी तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो उसने बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल किया। बॉयल्स लॉ में जो होता है आपके पास पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि प्रेशर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो बॉयल्स लॉ यूज़ किया, पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी। अब बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछते हैं कि पी प्लस डेल्टा पी क्यों है और पी माइनस डेल्टा पी क्यों नहीं है। तो ये भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप टेम्परेचर जो है वो का प्रेशर जो है वो आप कम कर रहे हैं और वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, पी माइनस डेल्टा पी इंटू वी प्लस डेल्टा वी हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम ये पोजीशन नहीं कर रहे, हम सिंपली जो है प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं और वॉल्यूम जो है वो वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, हम न्यूटन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी। अब पी वी इज इक्वल टू, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर डेल्टा वी इतनी स्मॉल वैल्यू है कि उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन में देखें अगर, तो ये देखें आपके पास पी वी के साथ पी वी कैंसिल आउट हो रहा है, और डेल्टा वी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बच गया है पी प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी। अब P is equal to delta P V divided by delta V, delta P divided by delta V divided by V, ये है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होती है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E के इक्वल होता है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया कि प्रेशर किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E के इक्वल है, वेयर E इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे अब हम देखें अगर, तो हमारे पास जो इक्वेशन वन थी वहाँ पे था v इज इक्वल टू ई ओवर रो। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये v इज इक्वल टू ई ओवर रो। अब e किसके इक्वल आया है, p के, तो e की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया v इज इक्वल टू पी ओवर रो अंडर रूट। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, और इसमें न्यूटन ने जब वैल्यूज़ पुट की तो वो आता है हमारे पास 280 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ साउंड आती है। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 16% लेस है। जब 16% लेस है तो नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम अंडर जो है 10% तो एक्सेप्टेबल होता है, अबव 10% जो है वो हम कहते हैं कि फिज़िक्स में वो या फिज़िकल क्वांटिटीज़ में वो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ नहीं होती, इतना एरर हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो
तो उसके बाद फ्रेंच साइंटिस्ट जो है उसने करेक्शन की इस फार्मूले में, जिसको हम लेप्लास करेक्शन का नाम देते हैं। उसने करेक्शन में कहा कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रही है वो इतनी तेज़ी से हो रही है कि न्यूटन ने अज्यूम किया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो लेप्लास कहता है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि जब जो गैस है, जो एयर में जो गैसेज हैं इतनी तेज़ी से कंप्रेस होंगी और रेयर फैक्ट होंगी, तो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन इतनी तेज़ होगी कि वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है हमें इस फॉर्मूले को करेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसको हम लेप्लास करेक्शन का नाम देते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम फार्मूला बनाते हैं पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वही बाकी सारी कैलकुलेशन वही है, इसमें जस्ट गैमा फैक्टर ऐड हो गया है। तो गैमा जो आपके पास चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा है, गैमा इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी डिवाइडेड बाई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूज वॉल्यूम सी वी। अब ये हमारे पास गैमा फैक्टर है, डिफाइन करता है कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। अब हम सेम कैलकुलेशन करेंगे, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी की पावर गैमा। अब हमने जो गैमा है ना, ये एक वैल्यू है जो कि ना 2 है ना 3 है, यानी ये डेसिमल में है, 1.4 1.5 1.6। तो मैथ में कहता है कि जब हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ हों तो इनको हम डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, इनको हल करने के लिए हमें बायनोमियल एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए जहाँ पे v लिखा हुआ है। तो v की जगह 1 लाने के लिए हमने इसको क्या किया, v से डिवाइड भी कर दिया और v से मल्टीप्लाई भी कर दिया। v से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, डेल्टा v और v आ जाएगा, और अगर हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे और v की पावर गैमा वो ये बाहर आ गया, और वो इससे क्या हो गया, ये v की पावर गैमा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बाकी आपके पास बच गया P इन इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V और V की पावर गैमा। अब बायनोमियल एक्सपेंशन की जो कंडीशन है वो हो चुकी है कि यहाँ 1 होना चाहिए, और इसके बाद ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है जो आप मैथ में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते हैं, और इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, आगे वाली टर्म्स को आप निगलेक्ट कर देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनलाइज आपके पास फार्मूला आता है गैमा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। ये अगेन आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगेन आपके पास फार्मूला नंबर 1 जो था वो जहाँ पे आपने लिखा था गैमा पी इज इक्वल टू ई, तो वहाँ ई की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया गैमा पी, और गैमा का अंडर रूट अलग और पी ओवर रो का अंडर रूट अलग, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू 1.41। ये जो आपके पास वैल्यू है गैमा की 1.41, टेबल आपके पास बुक में गिवन है, मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, ट्रायटॉमिक या मल्टीएटॉमिक के लिए गैसेस के लिए वैल्यू जो है वहाँ से हमने पिक की है, वो वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 333 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जस्ट 0.4% जो है वो ज़्यादा है, जो कि एक्सेप्टेबल है, विच इज़ वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड, एंड लेप्लास करेक्शन इज़ वैलिड। तो जो लेप्लास ने करेक्शन की थी वो हमारे पास क्या थी, वैलिड थी। तो अब बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी ये अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है वहाँ से लिख लें, या अभी इसको इधर से देख के लिख लें, ये आपने लिखना है और फिर मुझे शाम 4 बजे तक सेंड करना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।